हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉग्निजेंस आईएएस में। आज हम एज यूजुअल मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम इन टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन सबमिट योर आंसर शीट विद इन 24 आवर्स एंड गेट योर चेक्ड आंसर शीट विद इन 48 आवर्स। आप लोगों को मॉडल आंसर्स का वीडियो एनालिसिस यूट्यूब में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ ही इस डिजिटल एज में आप अपने आंसर को वीडियो के थ्रू चेक होता हुआ देख सकेंगे। यस, इट इज राइट, यू कैन सी योर कॉपी गेटिंग चेक्ड नाउ। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टुडे वी विल डिस्कस द 10th जून ऑफ 2020 क्वेश्चंस ऑफ द स्टैटिक पोर्शंस। आज से हम लोग का जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है वो पॉलिटी से स्टार्ट होने वाला है। पॉलिटी का पोर्शन से दिया जाएगा 10th जून से। ओके, और मैं 10th जून का ही डिस्कशन कर रहा हूँ। एक्चुअली में आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा 10th जून का अगर होगा तो कॉपी वॉपी जितना भी होता है आपको चेक करके आंसर शीट, तो मैं आपको 48 आवर्स के अंदर ही आपको मॉडल आंसर्स का एनालिसिस मिल जाएगा। ओके, तो देखिए अभी क्या है कि कल हो सकता है कि मैं आप लोग को कॉपी जल्दी ना सबमिट कर पाऊँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा तेज़ फीवर हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो वो फीवर्स होने के कारण मैं सुबह तो किसी तरह अपलोड कर दिया और अभी भी मैं सोचा कि अपलोड कर सकता हूँ वीडियो को। लेकिन मैं सोचा कि अगर आप कंटिन्यूटी बना के रख रहे हैं आंसर राइटिंग को लेकर के, तो मैं क्यों ना कंटिन्यूटी बना के रखूँ। इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप कंटिन्यूटी में हैं तो मैं भी कंटिन्यूटी में। देखिए यूपीएससी का सबसे मेन फीचर्स क्या होता है ना, कंसिस्टेंसी बना के रखना। अगर आप कंटिन्यूटी में नहीं रहेंगे ना तो प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, हालांकि आप वीक में आप कम से कम 1 डे का ब्रेक ले सकते हैं, हाफ ब्रेक, लेकिन आप कंटिन्यूटी बना के रखिए। और मेंस आंसर राइटिंग में अगर आप कंटिन्यूस 3 मंथ तक आप कंटिन्यूस बना के रखें तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका मेंस आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर को कैसे फ्रेमवर्क करना है ये आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, सो आज मैं हो सकता है कि थोड़ा धीरे बोलूँगा और थोड़ा मैं फीवर है तो गला भी फंस रहा है काफ़ी ज़्यादा। ओके तो चलिए आज का जो पॉलिटी का क्वेश्चन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, The philosophical undermining of the Indian Constitution can be best understood through its preamble, inspired by the objective resolution in the Constituent Assembly. Elaborate करना है आपको, कितना 12.5 मार्क्स का है ये, 250 वर्ड्स में। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका स्टैटिक्स पोर्शन से है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है टॉपिक। ओके देखिए अब ये स्टैटिक्स पोर्शंस में आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे कुछ डायनेमिक पोर्शन डाला नहीं क्योंकि पॉलिटी से डायनेमिक पोर्शंस भी बन सकता है। तो यहाँ पे आपको अप्रोचेज कैसे लगाना है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, आप देख सकते हैं पढ़ने को लेकर पढ़ेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे ना तो आप पूरे अच्छे तरीके से एक ही वर्ड्स में समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब बस एक ही बोल रहा है कि हाउ इट कंटेन द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है एक तरफ से ये आपको क्या बताता है, आइडेंटिटी बताता है आपका, ठीक ना, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये बताता है तो वो किस तरीके से बताता है, मतलब उसी को आपको एक्सप्लेन करना है इस जगह पे। ठीक, तो सिंपल सा चीज़ है जो अभी मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ठीक ना। अप्रोचेज में जाने से पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कंटेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो कंटेक्स्ट में आप यहाँ पे एलोबरेट वर्ड्स देख सकते हैं। प्रीएम्बल काफ़ी ज़्यादा जो भी मैंने बोला यहाँ की आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे लिखना होगा। ओके, अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो इसके लिए बेसिक भी मैं बोलूँगा, पीटी प्लस मेंस के लिए आप लक्ष्मीकांत को ही कम से कम 5 टाइम्स को रिवीजन मारिए। अगर 5 टाइम्स रिवीजन नहीं मारिएगा, देखिए फर्स्ट टाइम अगर मारे तो कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं समझ रहे, सेकंड टाइम भी नहीं समझ रहे, थर्ड टाइम में आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, लेकिन फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम में आपको ये मन में ही याद हो जाएगा, क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक्चुअली में लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक कहना क्या चाहता है। ओके, तो आप आराम से यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेचीदा है लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है अगर एक वर्ड में बोला जाए, जिससे मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, और मैं अगर स्ट्रक्चर्स के पार्ट में आऊँ तो स्ट्रक्चर्स में इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पार्ट होता है और कंक्लूजन होता है। ओके, तो एज वेल जैसे मैं यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शंस की बात करता हूँ इस जगह पे, तो इंट्रोडक्शंस में आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, इंट्रोडक्शंस में आप यहाँ पे जनरली आप प्रीएम्बल्स के बारे में लिख सकते हैं इस जगह पे। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखता है कि प्रीएम्बल इज द कीनोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इम्बॉडीड द बेसिक फिलोसफी ऑफ द फंडामेंटल वैल्यू। ओके, सो ऑन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड इट्स ड्रॉ। देखिए हैवली फ्रॉम द विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको प्रीएम्बल्स के बारे में जब बोला जा रहा है तो सबसे पहली बात कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी रिजोल्यूशंस यहाँ पे कीवर्ड्स है, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे आप डिफाइन कीजिएगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को यहाँ पे क्यों लाया गया है।
ठीक ना। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर देता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो आपका आया है वो फर्स्ट टाइम मूव हुआ था ऑन December 3, 1946 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो ये आपका ऑब्जेक्टिविटी रिजोल्यूशन जो आपका है ये क्या प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर अगर मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये एक तरफ से आपका प्रोवाइड करता है फिलॉसफी एंड गाइडिंग द प्रिंसिपल और फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। वो किस तरीके से फ्रेम किया, जो मैंने अभी आपको बताया ना, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। सो बाद में इनको क्या किया गया, ऑब्जेक्टिविटी रिजोल्यूशन को लेकर के इसको एक तरफ से प्रियम्बल में इसको फ्रेम कर दिया गया, ठीक ना। और एक तरफ से बोला जा सकता है कि द रिजोल्यूशन वाज अनएनिमसली एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। ओके, आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इस जगह पे, देखिए यहाँ पे काफ़ी आप बुक्स में पढ़ सकते हैं कि प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। प्रियम्बल को आप अमेंड एक बार हो चुका है, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये अमेंडमेंट हो चुका है। और क्या इंक्लूड हुआ था वहाँ पे, वर्ड्स इंक्लूड हुआ था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड्स इंक्लूड हुआ था, ठीक। और एक मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ, आप लोग पढ़े होंगे, जो प्रियम्बल्स है वो कहाँ से लिया गया था, हम लोग का यूएसएसआर से लिया गया है। ओके, देखिए अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, प्रियम्बल इज द डेरिवेटिव ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी रिजोल्यूशन। यहाँ पे आपको सपोर्ट करना है, कैसे है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन वे द सॉवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज यूनियन स्टेट दे ड्राइव द पावर ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम द पीपुल। ओके, यहाँ पे इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का डेमोक्रेसी, हम लोग का जनरली डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो भी आपका अथॉरिटी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, उस अथॉरिटी कहाँ से है, वो आपका फ्रॉम द पीपल से बना है। पीपल क्या चाहते हैं, उसी के थ्रू ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए, उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक ना। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया एक तरफ से क्या है, सॉवरेन भी है, सोशलिस्ट भी है, सेक्युलर भी है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन भी है, पॉलिटी, एक तरफ से ये नेचर बता रहा है, ठीक। प्रियम्बल एक तरह से क्या बता रहा है, नेचर्स ऑफ द इंडियन स्टेट के बारे में बता रहा है। देखिए आपने पढ़ा होगा प्रियम्बल इन द प्रेजेंट फॉर्म, वो पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू द सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स, ये आपने पढ़ा होगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि नेचर क्या है यहाँ पे इंडियन स्टेट का, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, अगर मैं ऑब्जेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करना होता है, जो मैं अभी डील करूँगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। आपको इसी कीवर्ड्स को आपको यहाँ पे डील करना है। जैसे आप सोशलिस्ट को लेकर डील कीजिएगा, सेक्युलर को डील कीजिएगा, वो किस तरीके से आपका एक समरी बना रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, अब पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को लेकर के, ठीक। देखिए अब मैं आता हूँ यहाँ का बॉडी पार्ट में। अब बॉडी पार्ट में जनरली मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से प्रियम्बल आपका कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, एक समरी बता रहा है, जिसे आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस आप कैसे लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बार बार बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शंस आप ऐसा लिखिए जो रिफ्लेक्ट करेगा बॉडी पार्ट में। ओके, तो आप यहाँ पर वही काम कर सकते हैं, ठीक। तो वही चीज़ है प्रियम्बल यहाँ पे। तो प्रियम्बल इज द फिलोसफिकल फ्रेमवर्क गाइडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी विल डिस्कस from the following points. So the preamble is a guiding light to the mind of the maker of the constitutions for a proper application of aim, aspiration दिया गया, ठीक ना, और embodied किया गया था इन आवर constitutions में। यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि ये preambles का आपका पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत बुक में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, सब वर्ड्स को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे सोवरेनिटी को आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए अच्छे तरीके से। सोवरेनिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंडिया कैन आइदर एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी और सीड ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी इन द फेवर ऑफ द फॉरेन स्टेट, कर सकता है, और फिर कोई क्लेम भी नहीं कर सकता है, ठीक ना। द प्रियम्बल इज द सोवरेनिटी इंडिया हैज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर विदाउट कंट्रोल फ्रॉम एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर, ठीक। तो वो चीज़ सॉवरेनिटी की बात करें। सॉवरेनिटी मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो किसी का भी यहाँ पे हक नहीं होगा उनके कंट्रोल करने को लेकर। जैसे पहले क्या था 1947 से लेकर के ब्रिटिश यहाँ पे क्या करते थे, कंट्रोल करते थे इंडियन टेरिटरी में, ठीक ना। लेकिन अब ब्रिटिश के पास भी अथॉरिटी नहीं है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिया के पास खुद का पावर यहाँ पे है जो एक्वायर कर सकता है फॉरेन टेरिटरी को लेकर के और सीड भी कर सकता है दैट इज द पार्ट ऑफ द टेरिटरी इन द फेवर ऑफ द फॉरेन स्टेट को लेकर के। ओके, जैसे नहीं बोलते हैं कि अगर मान लीजिए बालाकोट अटैक हुआ, इंडिया पाकिस्तान में अटैक किया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान लोग बोलते हैं कि आप लोग हमारे सॉवरेनिटी को हट किए, ठीक। जैसे अभी चाइना अटैक किया, कहाँ पे, इंडिया में अटैक किया, अटैक नहीं किया, जनरली वो घुस गए थोड़ा सा ग्रे एरिया में। ओके, जब वो घुसे तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया का सॉवरेनिटी को हर्ट हो रहा है, कोई कैसे दूसरे कंट्री यहाँ पे आकर के आपको आपका टेरिटरी को पे कब्जा कर सकता है। ओके,
तो ये आप ये सब बोल सकते हो उस जगह पे। तो एक तरफ से सॉर्जिनिटी को यहाँ पे हट कर रहा है। रिपब्लिक की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो रिपब्लिक मतलब यही होता है पॉलिटिकल सॉर्जिनिटी इन द पीपल्स। देखिए रिपब्लिक अगर बात किया जाए यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटी में आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, मोनार्की कंट्री, एंड सेकंड आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिपब्लिक कंट्री। ओके, मोनार्की कंट्री में यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका इलेक्टेड होता है, जैसे किंग आपका क्या है, इलेक्टेड, सॉरी यहाँ पे अनइलेक्टेड होता है, ठीक ना। वहाँ पे आपका हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो एंजॉय करते हैं आपका हेरिडिटी पोजीशंस को लेकर। जबकि आप रिपब्लिक कंट्री में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं, तो यहाँ पे एक तरफ से आपको बोला जाए कि यहाँ पे इलेक्टेड होते हैं हम लोग के प्रेसिडेंट, हेरिडिटरी पोजीशंस यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक ना। तो जैसे हम लोग का इंडिया का नाम क्या है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अगर इनका ऑफिशियल नाम बोला जाए तो वही चीज़ है रिपब्लिक का मतलब। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा डिस्क्राइब किया है, ठीक ना। तो रिपब्लिक अल्सो यहाँ पे टू थिंग को यहाँ पे बताता है, जैसे कि पहला चीज़ यहाँ पे बताता है पॉलिटिकल सॉर्जिनिटी इन द पीपल के बारे में बताता है, और यहाँ पे ये भी बताता है कि सिंगल इंडिविजुअल लाइक ए किंग, और मतलब एक तरह से पॉलिटिकल सॉर्जिनिटी के बारे में स्टडी करता है। सेकंड यहाँ पे बताता है कि अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास एंड हेंस ऑल द पब्लिक ऑफिसर बीइंग द ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ पे बात की जा रही है रिपब्लिक में। अगर मैं डेमोक्रेटिक की बात करूँ यहाँ पे, तो डेमोक्रेटिक आपका काफ़ी बेस्ड आपका बोला जा सकता है कि ये एक तरह से प्रीएम्बल का बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑन द पॉपुलर सॉवर्जेनिटी को लेकर के। आपको पता है कि जो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होते हैं, ठीक ना। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक यहाँ पे है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रीएम्बल, आपका यूज किया गया और ब्रॉड सेंस में आपको यहाँ पे एम्ब्रेसिंग किया गया है, नॉट ओनली द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सो बट ऑल्सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी यहाँ पे बोला गया है, ठीक ना। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को यहाँ पे नहीं डाला गया है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी यहाँ पे पुट किया गया है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, उसी चीज़ को लेकर के एक्सप्लेन किया है। जस्टिस की अगर मैं बात करूँ तो जस्टिस आपका जो होता है कि वो 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म में जस्टिस को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो जस्टिस आपको मिल रहा है वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक ना। तो सोशल इकोनॉमिक अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि सिक्योर करता है एक तरफ से वेरियस प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स एंड, और डीपीएसपी में इसका आप देख सकते हैं कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को फॉलो किया जाता है, ठीक। तो जस्टिस वर्ड है यहाँ पे, ठीक ना। ये आपका ऑब्जेक्टिविटी है और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को फॉलो करेंगे। ओके, देखिए द आइडिया ऑफ द जस्टिस आपको पता है कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल आपका कहाँ से लिया गया है, एक तरह से ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है, ठीक। अगर मैं लिबर्टी की यहाँ पे बात करूँ, ठीक, लिबर्टी में यहाँ पे क्या है कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसमें यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था पीटी को लेकर के, लिबर्टी मीन्स होता है क्या। सोचिए सब्जेक्टिविटी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो आप थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी को भी आप फोकस कीजिएगा तो आपका बेस्ट आंसर बनेगा, और एज वेल एज आपका पीटी में भी आपका अच्छा मार्क्स आने वाला है, ठीक है। देखिए अब लिबर्टी मीन्स होता है क्या, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, मतलब यहाँ पे लिबर्टी मतलब क्या है कि आपको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप कुछ भी करें, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लिबर्टी है आप कीजिए, लेकिन आपका एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वर्ड भी दिया गया है कि आप उसी को फॉलो कीजिए जो आपको दिया गया। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मतलब यहाँ पे क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हर्ट हो, एक तरफ से आप सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को खतरा हो सकता है। तो ये सब चीज़ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ इसलिए बोला जाता है कि लिबर्टी आपका एक तरफ से क्या है, कंसीव करता है प्रीएम्बल में, तो एक तरफ से फंडामेंटल राइट है, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड है। एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट करने का मतलब यहाँ पे क्या है ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, लाइसेंस नहीं दिया गया कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो किस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करता है, ठीक। तो वहाँ पर दिया द प्रीएम्बल मेंशन द सर्टेन मिनिमल राइट टू एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी एज एन फ्री एंड सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस। आप दे सकते हैं आर्टिकल 19, 25, 28 लिबर्टी के थ्रू आप काम कर सकते हैं। आप लिबर्टी ऑफ द फ्रीडम ऑफ थाउट, बिलीव, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप, आपका सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लाइक मॉरलिटी, पब्लिक हेल्थ एंड ऑर्डर। तो आप ये सब यहाँ पे एक तरफ से आर्टिकल्स को पुट करके सपोर्ट कीजिए कि लिबर्टी जो आपका दिया गया है प्रीएम्बल में वो आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन में सपोर्ट कर रहा है, ओके। सो अगर इक्वलिटी की बात करूँ तो इक्वलिटी का मतलब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बनता है कि इक्वलिटी बनता है एंड एक इक्विटी बनता है, ठीक। इक्वलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका सेंस ऑफ द स्पेशल प्रिविलेज, जैसे कि मान के चलिए 4 आदमी हैं, ठीक। तो इनको चारों को एक तरफ से अगर 4% है तो 4% को 1/4 दिया जाएगा, लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं है। अगर उनके पास किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो यहाँ पे ऐसे बोला जा सकता है कि ये 1/2 1% को मिलेगा, जबकि यहाँ पे आप ले सकते हैं कि 1/3 यहाँ पे 1% को मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया गया था इक्विटी को लेकर के,
ठीक, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इस चीज़ को लेकर के किस तरीके से आपका यहाँ पे इक्विटी सपोर्ट कर रहा है आपको फंडामेंटल राइट्स में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट टू इक्विटी आर्टिकल 14 to 18 की बात करें यहाँ पे, और आर्टिकल 39 में भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक ना। तो एक तरह से स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इक्विटी। देखिए अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ इक्विटी आप ले सकते हैं कि सिविक होता है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्विटी होता है, ठीक ना। और डिफरेंट आपका एक तरह से चैप्टर में फंडामेंटल राइट में दिया गया इक्विटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द अर्थ, आर्टिकल 15 में दिया गया है ये आपका। ओके, तो आप ये सब चीज़ को देख सकते हैं। इक्विटी भी आर्टिकल 16 की मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 17, ये सब क्या है आपका एक तरफ से इक्विटी की बात किया जा रहा है, ठीक। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब यहाँ पे ये होता है ना भाईचारा। आप अगर इसे बोले तो भाईचारा होता है, ठीक। प्रियम्बल में इसको दो ही चीज़ के कारण यहाँ पे लाया गया था। पहला चीज़ है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स द एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस को मेंटेन करने के लिए लाया गया था ये। आप भी देख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज फंडामेंटल डीपीएसपी में भी आपको यहाँ पे हाईलाइट किया गया फ्रेटर्निटी को लेकर के। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल आर्टिकल 39A, 42, 43 एंड इंक्लूडिंग आर्टिकल 51A में भी यहाँ पे दिया गया है। तो एक तरफ से ये हेल्प करता है आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, या आप बोल सकते हैं कि जो प्रियम्बल में आपका लिखा हुआ है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं तरीके से वो इंक्लूडेड है, उसका जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं वहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। देखिए अब रही बात कि आपको यहाँ पे कंक्लूजन्स क्या लिखना है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्टैटिक्स पर्सन्स का कंक्लूजन्स को लिखने को लेकर के, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, आप कंक्लूजन्स को लेकर के यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे एक तरफ से आइडिया दीजिए ऑब्जेक्टिव रिजल्यूशन को लेकर के, और ये बताइए कि किस तरीके से वो हेल्प कर रहा है आपका पॉलिटिकल फिलोसफी को लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका धीरे सब्सिक्वेंट स्टेजेज में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर एंड कोर्स ऑफ द इंडियन द फॉलोइंग ईयर एज लिबरल, डेमोक्रेटिक, इग्लिटेरियन एंड सेकुलर नेशंस को एक तरफ से वो प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है इस जगह पे, लेकिन आप छोटा सा आप ऑब्जेक्टिव रिजल्यूशन को लिख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का आप पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे कंक्लूजन्स में पुट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ओके, तो देखिए और एक चीज़ बोलना था कि आप लोग प्लीज़ कॉपी को सबमिट कीजिए आंसर्स को लिख करके, और कहाँ पे आपको सबमिट करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट करना है। जो आपके आंसर शीट का जो कॉपी रहेगा वो आपको 48 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। देखिए कल तो हो सकता है नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ फीवर है, तो उसके कारण अभी ये कॉपी आपको नहीं मिल सकता है। मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई, ओके, बट कह नहीं सकता हूँ, मैं गारंटी इसके लिए नहीं दूंगा, ठीक ना। तो वही चीज़ है, आप 48 आवर के अंदर सबमिट कीजिए, और आपका जो कॉपी है ना वो वीडियो फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो सकता है। जो आपका कॉपी जिस तरह से चेक हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको वो। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। फॉर एनी क्वेरी जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।